हेलो एवरीबॉडी। आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। नवंबर 2021 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक अहम ऐलान किया जिसने कर्ज की मंडी को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे जैसे पहले खुददार सरमायाकार सिर्फ इन कंपनियों के बॉन्ड खरीद सकते थे जो अवामी तौर पर कम से कम 100 करोड़ इकट्ठा कर रही हैं और सरमायाकारी कर सकती हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में कम से कम 1000 रुपए, लेकिन अब नए ज़ाब्ते के साथ सरकारी कर्ज के इशू के लिए कम से कम इशू साइज की ज़रूरत 100 करोड़ से कम करके सिर्फ 10 करोड़ कर दी गई है और प्राइवेट इशू में कम से कम सरमायाकारी को बड़ी रकम से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। जैसे कि अब 1000 रुपए, जबकि ज़्यादातर लोग इसे एक और बोरिंग ज़ाब्ते के तौर पर नज़रअंदाज कर सकते हैं। मुझे आपको बताना पड़ा कि बज़ाहिर नामालूम ऐलान आप और मेरे जैसे लोगों के लिए $2 ट्रिलियन का मौका खोलता है। और हैरत की बात ये नहीं है कि ऐसा ही एक स्टार्टअप है जिसकी बुनियाद 4 आम लड़कों ने रखी है, जिन्होंने इस मार्केट को पहले ही इस कदर अच्छी तरह से छेड़ा है कि अब वो हर रोज़ 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स फरोख्त कर रहे हैं। अब और इन्हें ज़ीरो ब्रदर्स इन के अलावा किसी और की हिमायत हासिल नहीं है और कुणाल शाह खुद ये अंडररेटेड स्टार्टर है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। विंड वेल्थ है जिसने पहले ही $20 लाख इकट्ठे किए हैं और वो एक मार्केट। और इस खसूसी एपिसोड में हम खुद विंड वेल टीम के साथ इनके कारोबारी मॉडल को समझने के लिए बैठे थे ताकि हम आपको बराह रास्त बानियों से हासिल करदा पहली मालूमात हासिल कर सकें। और खुशकिस्मती से वो काफ़ी मेहरबान थे कि वो ख़ास तौर पर इंतहाई अहम वसीयतें पेश कर सकें, जैसे कि स्कूल कम्युनिटी। तो सवाल ये है कि ये $1 ट्रिलियन का वो कौन सा मौका है जो कर्जों की मंडी में खुला है। इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाकर विंड वेल्थ $1 मिलियन की कंपनी कैसे बन गई। सबसे अहम बात यह है कि कारोबारी असबाब क्या हैं जिनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की कर्जों की मंडी में ये अंडररेटेड नए दौर का आगाज़। ये एपिसोड बहुत ही शदीद होने वाला है, लिहाजा बराए करम नोटबुक का इस्तेमाल करें। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि बेहतर बरकरार रखने के लिए अहम पॉइंट्स। इन शॉर्ट कर्ज की मंडी पहले कैसे काम करती थी, तो आइए एक बहुत ही आसान कहानी का इस्तेमाल करते हुए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं एक आइसक्रीम की कंपनी खोलना चाहती हूँ और मेरे पास 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की ज़रूरत है। मेरे पास 5 लाख रुपए की बचत है और मुझे मज़ीद 5 लाख रुपए उधार लेने की ज़रूरत है। अब मैं बैंक के तरीक़ेकार को शामिल करना चाहूँगी, बट क्योंकि वो तरीक़ाकार एक लंबा है, इसके बजाय मैं अपने दोस्त पारिस के पास चली जाऊँगी। अब मेरा दोस्त पारिस मुझे 5 लाख रुपए देने में ज़्यादा देर नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझे जानता है और मेरी कारोबारी सलाहियतों को भी जानता है। अब ये काफ़ी माकूल मालूम होता है, लेकिन मनफी पहलू ये है कि अगर मैं ये मुनाफा कमाने के काबिल ना रहूं, तब भी मुझे इसको ये रकम वापस लौटानी होगी। अब पारस मुझे कर्ज देने के हवाले से एतमाद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास 25 लाख रुपए का मकान है जो कि इस वक्त किराए पर है और उसका माहाना किराया 1000 रुपए है। तो अगर मैं वो घर बेच भी दूं तो मैं इसका कर्ज वापस अदा कर सकता हूँ ताकि इसे सूद के साथ रकम वापस कर दूं। ये कर्ज और इक्विटी में बुनियादी फ़र्क है। अब अगर आप इन तमाम नंबरों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी वाज़ेह तौर पर बॉन्ड मार्केट कैसे काम करती है। तो आइए कहते हैं कि टाटा मोटर्स अब बॉन्ड के ज़रिए 1000 करोड़ इकट्ठा करना चाहती है, क्योंकि वो किसी एक शख्स से 1000 करोड़ नहीं ले सकते। वो 10 लाख यूनिट्स का बॉन्ड बनाएंगे जिसकी हर यूनिट की लागत 10,000 रुपए। अब टाटा मोटर्स असल में ये कर सकते हैं अगर वो प्राइवेट इशू या पब्लिक इशू के साथ जाना चाहते हैं तो एक कॉल करें, एक प्राइवेट प्लेसमेंट के साथ जाने का फैसला करते हैं ताकि वो आईसीआईसीआई से 500 करोड़ कर्ज ले सकें और ये दोनों बैंक 5 लाख यूनिट खरीदेंगे और टाटा मोटर्स बॉन्ड के बॉन्ड होल्डर्स बन जाएंगे। अब टाटा मोटर्स को बहुत एतमाद है कि वो काबिल हो जाएंगे 10 साल के इख्तिताम पर आईसीआई और बैंक के 500 करोड़ की असल रकम वापस करने के लिए। लेकिन इस वक्त तक टाटा मोटर्स आईसीआई को और बैंक को उधार की गई रकम का 8% सूद देंगे।
अब यहाँ कैच इसके बरअक्स है। 500 करोड़ का रिवायती कर्ज एक बॉन्ड ऑफ फाइन रिक्रूट की तिजारत इसी तरह की जा सकती है जैसे हम स्टॉक की तिजारत करेंगे। लिहाजा कल अगर ICICI बैंक को रकम की जरूरत हो और HDFC बैंक टाटा मोटर्स बॉन्ड यूनिट खरीदने में दिलचस्पी रखता हो तो ICICI अपने यूनिट HDFC बैंक को बेच सकता है। कैसे बॉन्ड के कामों का प्राइवेट जारी किया जाता है जिसमें इदारा फैसला करता है कि किन फरीकों को इससे रकम कर्जा देनी है। बानियों की तरह ये फैसला करने के मुतरादिफ है कि अब इनकी कंपनी में फरिश्ता सरमायाकार कौन होंगे। अगर प्राइवेट और पब्लिक प्लेसमेंट के दरमियान 3 बड़े फर्क को देखें तो यहाँ एक आसान जदूल है। इसी बात को समझने के लिए जब प्राइवेट प्लेसमेंट में टाटा मोटर्स फैसला करती है कि किससे पैसा लेना है, जिसमें इस मामले में बैंक और ICOICI आता है, और अगर वही बॉन्ड अवामी तौर पर रखा जाए तो कोई भी और हर कोई सरमायाकार बन सकता है, बशमूल योमी बैंक वगैरह। टाटा मोटर्स पब्लिक प्लेसमेंट में बॉन्ड ऑफ मार्केट या सेकेंडरी मार्केट में तिजारत कर सकते हैं। इसे लाजमी तौर पर तमाम तफसीलात के साथ दर्ज किया जाना चाहिए जो सरमायाकारों के लिए अवामी तौर पर दस्तयाब है, ताकि टाटा मोटर्स वक्तन एक ICICI में जा सकें और इन्हें बॉन्ड और प्राइवेट प्लेसमेंट बेच सके। पब्लिक प्लेसमेंट वो ये सिर्फ लिस्टिंग के जरिए कर सकते हैं और आखिरकार CB रेगुलेशन की वजह से अब पहले प्राइवेट बॉन्ड के लिए यूनिट वैल्यू 1000 रुपए तक भी कम हो सकती है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि पब्लिक प्लेसमेंट के लिए पहले एक कंपनी सिर्फ 100 करोड़ इकट्ठा कर सकती थी, लेकिन अब वो 10,000 रुपए की कम अज कम यूनिट वैल्यू के साथ 10 करोड़ भी इकट्ठा कर सकती है। इनके लिए कारोबार करना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए मुख्तसरन निजी जारी करदा बॉन्ड्स के खतरे को कम से कम टिकट के साइज में इजाफा करके कम किया जाता है और कंपनियों की हौसला अफजाई की जाती है अवामी मसाइल के साथ, क्योंकि ये एक ज़्यादा शफाफ निज़ाम है और ये सरमायाकारों को सरमायाकारी के एक इजाफी आले तक रसाई फराहम करता है। यही वजह है कि इससे $2 ट्रिलियन मालियत की रकम कर्जे और उधार के लिए खुलती है। सरमायाकारों और कारोबार के पास एक बहुत बड़ा मौका है। अब सवाल ये है कि विंड वेल्थ इस ज़ाब्ते से कैसे मुस्तफीद होते हैं और इन्होंने इसके इर्द गिर्द $1 मिलियन का बिजनेस मॉडल कैसे बनाया। आइए गलत बॉन्ड गलत की सादा मिसाल का इस्तेमाल करते हुए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक NBF से जो 125 करोड़ इकट्ठा करना चाहता है और जैसा कि हमने टाटा मोटर्स की मिसाल में देखा, वो सिर्फ जाकर एक शख्स से इतनी बड़ी रकम का हक नहीं मांग सकते, तो वो क्या करेंगे, वो 1.25 लाख यूनिट्स के साथ एक बॉन्ड बनाएंगे जिसके हर यूनिट की लागत 10 होगी और अब वो बॉन्ड को अवामी तौर पर लिस्ट करेंगे जहां हजारों सरमायाकार आकर ये यूनिट खरीद सकते हैं। लेकिन इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो सरमायाकारों का एक तालाब या कोई ऐसा चैनल कैसे तलाश करेंगे जिसके जरिए आप जैसे लोगों तक पहुंच सकें। और मैं और एक ही वक्त में सरमायाकारों के नुक्ते नज़र से हम ये फैसला कैसे करेंगे कि किस कंपनी पर भरोसा करना है, क्योंकि हम 10,000 रुपए की कम अज कम टिकट साइज के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हमारा पैसा जा रहा है। तो सवाल ये है कि हमारे लिए इस कंपनी की तफसीलात की तस्दीक कौन करेगा। यहीं से विंड वेल्थ शुरू होती है जो कि मार्केट में मौका परस्त बनने के लिए एक बॉन्ड एग्रीगेट प्लेटफॉर्म है और वो सरमायाकारों और कंपनियों को जमा करने वालों के लिए एक मुअल्लिम के तौर पर पोजीशन हासिल कर रही है और इसी तरह इनके नए दौर का बिजनेस मॉडल काम करता है। अब आप मेरी बात गौर से सुनिएगा क्योंकि आपको तादाद का एक रश देखने को मिलेगा, क्योंकि इनक्रेड 125 करोड़ इकट्ठा करना चाहती है। कर्ज में बॉन्ड को 1.25 लाख यूनिट में तकसीम किया गया है जिसमें हर यूनिट की लागत 10,000 रुपए है। इस बॉन्ड को दर्ज करने से पहले विंड टीम बॉन्ड में शामिल 3 किस्म के खतरे को देखने के लिए चेक करती है, जो कि नंबर 1 क्रेडिट रिस्क है। कंपनियां दिवालिया हो रही है और अपने सरमायाकारों को प्रिंसिपल और सूद अदा करने के काबिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि चेक धोखाधड़ी के खतरे के लिए किया जाता है, जहां कंपनी ये कह सकती है कि इनके पास बहुत ज्यादा जमानतें हैं लेकिन उनके पास असल में कोई जमानत नहीं होती। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं इस घर की मालिक हूं लेकिन मैं असल में इस घर की मालिक नहीं हूं
اور ایک बार जब सारिफिन जो साइन अप कर लेते हैं वो अपना राब्ता विन टीम को दे देते हैं। तो विन वेल्थ एक्सपर्ट टीम ये मालियाती ग्रुप है माहिरीन जो आप और मेरे जैसे सरमायाकारों से राब्ता करते हैं और हमें इसमें शामिल खतरात के बारे में आगाह करते हैं और बॉन्ड मार्केट कैसे काम करती है। और जिस चीज़ ने मेरा दिमाग को उड़ा के रख दिया वो ये है कि 10,000 रुपए की टिकट के लिए इनके ग्राहक के हसूल की कीमत सिर्फ 500 रुपए है। अब ये एक बहुत ही अजीब बात है। इसकी वजह की तरफ हम बाद में जाएंगे, लिहाजा जब सरमायाकार यूनिट्स का लेन देन मुकम्मल होने पर सरमायाकारी करने के लिए तैयार हो जाएगा तो वापस आ रहे हैं। जब काफ़ी सरमायाकार बोर्ड में आते हैं तो बॉन्ड को फरोख्त होने का ऐलान कर दिया जाता है जिसमें 125 करोड़ रुपए जमा किए जाते हैं और ये वो जगह है जहां कंपनी से कमीशन लेते हैं ये लोग, जो इस मामले में गलत है। इस कमीशन की रेंज 0.5 से 1.5 के दरमियान है जो कि 125 करोड़ और अगले 1 या 2 में बढ़ने में तकरीबन 60 लाख से 1.8 करोड़ बनती है। इनग्रेड ये सारी रकम अपने ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है और फिर 1 या 2 साल के बाद इनग्रेड अपने सरमायाकारों को अदायगी के तरीक़ाकार की बुनियाद पर वापस करना शुरू कर देगा जो इन्होंने इस मामले में मुंतखब किया है। मान लें कि आपने सीरीज 3 किस्म की अदायगी का इंतखाब किया है और आप इस बॉन्ड में 1 लाख रुपए की सरमायाकारी करते हैं तो आपको 1 साल के इख्तिताम में असल में सूद का 50% वापस मिल जाएगा जो कि आपके असल 50,000 रुपए और 9,520 रुपए आपका सूद है और फिर मैच्योरिटी के बाद आपको बाकी 50,000 मिलेंगे आपके प्रिंसिपल का सूद के साथ जो दोबारा आपके असल 50,000 रुपए और सूद में 4,760 रुपए है। लिहाजा 1 लाख रुपए की सरमायाकारी के बाद 2 साल के इख्तिताम पर आपके पास कुल सरमाया 1.14 लाख 280 रुपए होगा। इसके अलावा आपके पास 2 और तरीके हैं अदायगी के जो आप इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ की गई गिरफ्त ये है कि विन वेल्थ में क्या खास बात है कि बकिया एग्रीगेटर्स अच्छा काम नहीं कर रहे क्योंकि विन वेल्थ के बतौर डिफ़ॉल्ट 2% की सरमायाकारी का पता चलता है हर एक बॉन्ड के साथ जो वो अपनी वेबसाइट में पेश करते हैं, जिसका मतलब है कि इस मामले में विन वेल्थ खुद गलत बॉन्ड में 2.5 करोड़ की सरमायाकारी कर रहा है और इनकी रकम इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक इनके सरमायाकारों की रकम लॉक इन है। और अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, अगर सरमायाकार लूज मनी विन दौलत अपने सरमायाकारों के साथ पैसा खो देती है और सिर्फ 2 साल के बाद जब इनक्रेड अपने सरमायाकारों को वापस करता है तो विन को इसके 2.5 करोड़ जमा 35.7 करोड़ मिलते हैं जिसमें से इनका औसत कमीशन 1.5 है। और अगर आप अगस्त 2020 से नवंबर 2021 तक इनके कस्टमर बेस को देखें तो सिर्फ 15 महीनों में वो 158 सरमायाकारों से बढ़कर 14,214 सरमायाकार हो गए हैं। इनके इंतजार की फहरिस्त में इनके सरमायाकारों की तादाद सिर्फ 1908 से बढ़कर 43,281 सरमायाकार हो गई है और सब्सक्राइब की गई औसत रकम 10 लाख रुपए से बढ़कर 190 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। आखिरकार अगले 18 महीनों के लिए इनका हद 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी के साथ 10 लाख सरमायाकारों तक पहुंचना है और 40 मिलियन डॉलर की आमदनी। ये एक नए दौर के स्टार्टअप की कहानी है। और अगर आप बॉन्ड में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो जाहिर है कि ऐसा करने के लिए ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस केस स्टडी से ज़रूर कुछ कीमती सीखा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।